हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेज्यूमे बनाना। रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, कंपनी स्पेसिफिक रेज्यूमे क्यों कैसे बनाया जाता है। क्योंकि प्लेसमेंट के सीजन जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हर स्टूडेंट्स को होता है वो रेज्यूमे बनाने में ही होता है। किसी को नॉलेज हो फिर भी रेज्यूमे नहीं बना पाता है, किसी को नॉलेज ना हो वो भी रेज्यूमे नहीं बना पाता है। फिर रिसोर्सेस इधर उधर से ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ से मुझे सही रिसोर्स मिले जहाँ मैं रेज्यूमे बना सकूँ। तो ये जो रिज्यूमे बनाने का प्रॉब्लम होता है, ये इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और मैं अपना प्रॉपर रिज्यूमे दिखाऊंगा, जैसा कि तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यही रिज्यूमे है जो मैं रिलायंस में भी लेकर गया था, पिनाकल में भी लेकर गया था और हिमाद्री में भी लेकर गया था। ठीक है। तो कंपनी स्पेसिफिक रिज्यूमे क्या होता है, कैसे बना सकते हैं, आज इन्हीं सब के ऊपर बारे में बात करेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करने से पहले ये जो सेशन है रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन है। जैसा कि तुम सभी को पता है टाटा स्टील और एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट आ चुका है। बहुत जल्दी ये जो टेस्ट होगा, टेस्ट खत्म होगा, फिर इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट होगा। तो इंटरव्यू में जब जाओगे तो ऑब्वियसली रिज्यूमे लेकर ही जाओगे। उसके पहले रिज्यूमे बनाना हम लोग आज सीखेंगे। तो ये टाटा स्टील एचपीसीएल के बेसिस पे ही फोकस्ड है। ठीक है। फिर टाटा स्टील और एचपीसीएल के बेसिस के लिए अगर हम रिज्यूमे बना रहे हैं तो पहले समझना पड़ेगा कि टाटा स्टील किस टाइप की इंडस्ट्री है, एचपीसीएल किस टाइप की इंडस्ट्री है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या रोल होता है, उसके क्या रोल होता है मैकेनिकल इंजीनियर का उसमें। और एक मैकेनिकल इंजीनियर से कंपनीज टाटा स्टील जैसे हो गया, एचपीसीएल हो गया, क्या एक्सपेक्ट करती है। ठीक है ना। उस बेसिस पे रिज्यूमे हमें बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुझे थर्मो आता है, हीट आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, लिख दिया रिज्यूमे में सर मुझे ये सब आता है। ऐसे रिज्यूमे नहीं बनाया जाता है। कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है और मुझे क्या आता है, उस दोनों को मैच करवा कर जो दोनों के लिए कॉमन फिट बनता हो वो रिज्यूमे में लिख कर जाना पड़ता है। ठीक है। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं कि दोनों किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। तो तुम सबको तो पता ही होगा ये टाटा स्टील जो है टाटा ग्रुप के अंदर आता है, जो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और स्टील प्रोड्यूस करती है। उस स्टील का यूज घर बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, इन सभी जगहों पे टाटा स्टील यूज किया जाता है। वहीं पे अगर एच पी सी एल के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। ये रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, ये दिख रहा है ना, ये एक रिफाइनरी इंडस्ट्री है और टाटा स्टील एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। दोनों इंडस्ट्री अलग अलग है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर का रोल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है दोनों कंपनीज में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का ही। ठीक है। फिर अगर इसके लोकेशंस के बारे में बात करें तो जो टाटा स्टील का लोकेशन है वो जमशेदपुर में है, क्योंकि जमशेदपुर में बहुत सारे ओर्स हैं तो इंडस्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश करना थोड़ा बेहतर होता है। कालिंग नगर में है। फिर एचपीसीएल का मुंबई रिफाइनरी है, विशाख रिफाइनरी है। मैंने अभी बताया था जो टाटा स्टील है वो स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और जो एच पी सी एल है वो ऑयल गैस एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री है। यहाँ से रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केमिकल्स, हेलीकॉप्टर के लिए फ्यूल, एरोप्लेन के लिए फ्यूल, अदर केमिकल्स, इन सब चीज़ों को रिफाइन करके यूज किया जाता है, जबकि ये स्टील को मैन्युफैक्चर करता है। अब इसमें एक मैकेनिकल इंजीनियर का क्या रोल होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे हम लोग तो जो टाटा स्टील में है, टाटा स्टील में हमारा क्या रोल होगा मैकेनिकल इंजीनियर का, प्लांट मेंटेनेंस। ठीक है। अब मेंटेन क्या करोगे, तो बहुत सारे मशीन्स होते हैं, रोलिंग मशीन है, ब्लास्ट फर्नेस है, इक्विपमेंट रिलायबिलिटी, प्रोडक्शन सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हैवी मशीनरी। बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं ये सब, जो रोलिंग मशीन होते हैं ये सब छोटे छोटे नहीं होते, ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं। और कम से कम पैसा खर्च करके, एनर्जी खर्च करके उसका एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा रोल है टाटा स्टील में। वहीं पे अगर बात करें एच में, तो एच में पंप, कंप्रेसर, टरबाइन, पाइपलाइन, हीट एक्सचेंजर, ये सारे होते हैं। रोटेटिंग इक्विपमेंट, अब बोलोगे रोटेटिंग इक्विपमेंट क्या होता है, तो फैन होते हैं, कंप्रेसर, टरबाइन, ये सभी रोटेटिंग इक्विपमेंट ही हैं। तो इन सभी को ऑपरेट करना है और मेंटेन करना है, ये हमारा रोल है। ठीक है ना। अब मेजरली कौन कौन से तुम्हें स्किल्स या बोलो सब्जेक्ट का नॉलेज है जो आना चाहिए कंपनी स्पेसिफिक के लिए। तो मैं बोलूँगा कि, या मैं बोलूँगा क्या, ये थ्योरी मतलब ये फैक्चुअल ही है, यही होता ही है। टाटा स्टील में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस किसका करना है मैंने अभी बताया है ऊपर में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट।
मटेरियल साइंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है ना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मटेरियल साइंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ्टी तो हर प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो जान लो, सेफ्टी इज दी मस्ट थिंग। वहीं पे एच के बारे में अगर बात करें तो एच में जो होता है, थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि ये एक रिफाइनरी कंपनी है। फ्लूइड मैकेनिक्स आना चाहिए, पेट्रोलियम जो भी होता है वो फ्लूइड के ही फॉर्म में होता है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स तो आना जरूरी है। रोटेटिंग इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस इक्विपमेंट। मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया है कि प्रोसेस इक्विपमेंट क्या होता है। प्रोसेस इक्विपमेंट होता है बॉयलर, स्पेस थोड़ा कम है, बॉयलर होता है, पंप होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, कंप्रेसर है, टरबाइन है, ये सब प्रोसेस इक्विपमेंट है। ठीक है, तो अगर तुम एच के लिए जा रहे हो तो ये सारे चीज़ें आनी चाहिए। ओके, अब आते हैं रिज्यूमे के ऊपर। देखो ये मेरा रिज्यूमे है, बेसिक सिंपल सा रिज्यूमे है, ओल्ड फैशन रिज्यूमे है। एक साइड में मेरा पर्सनल डिटेल्स, जो ये तुम्हें ब्लू कलर में दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, ये मेरा पर्सनल डिटेल्स, और इधर प्रोफेशनल डिटेल्स है। प्रोफेशनल डिटेल्स भी एक फॉर्मेट में है, वो मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे ऊपर, अगर तुम इस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहते हो तो कैनवा पे मिल जाएगा, फ्री में है ये, तुम इसे फॉलो कर सकते हो। सबसे ऊपर मेरा नाम, फिर है मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि मैं हूँ ही मैकेनिकल इंजीनियर। प्रोफाइल, अब प्रोफाइल में क्या लिखते हैं ना, प्रोफाइल लिखना जरूरी है और ये हर किसी को लिखना चाहिए। प्रोफाइल में हम वो लिखते हैं जो जिसे देखकर इंटरव्यूअर को मेरे बारे में आइडिया लगे कि मेरी क्या थिंकिंग है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या सोच है, मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करता हूँ। प्रोफाइल में देख के इंटरव्यूअर को ये आइडिया लग जाना चाहिए। आई एम ए वेरी मोटिवेटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, undergraduate with a strong interest in thermodynamics. I am passionate about solving engineering challenges and learning from industry expert. I have ability to work in team environment as well as independently. I am eager to contribute to ongoing new project to solve challenges and gain hands on experience in growth oriented organization. तो इस तरीके से तुम अपने लिए तुम्हारे प्रोफाइल में क्या फिट बैठता है, एक 4-5 लाइन का कुछ तैयार करो मेमो, और उसको फिर प्रोफाइल के अंदर में लिख लिख के ले जाओ, ये ज़रूरी होता है। इसके बाद आते हैं स्किल्स के ऊपर। ठीक है, अब देखो स्किल्स में ये रिज्यूमे में लेकर गया था, इसमें हिमाद्री केमिकल्स में और रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अब दोनों रिफाइनरी, जो है रिलायंस है वो रिफाइनरी है, और जो हिमाद्री केमिकल है वो केमिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लिए मेरे लिए निकल के आया था वो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब थर्मोडायनेमिक्स क्यों, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ही बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, रैनकाइंड साइकिल जिसके ऊपर पूरा का पूरा प्लांट, पावर प्लांट रन करता है। थर्मोडायनेमिक्स में ही बॉयलर, कंप्रेसर, टरबाइन ये सब भी पढ़ते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अब जैसे जो मटेरियल है, मटेरियल फेल होता है, इसीलिए तो हमारा जो इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है। तो अगर मटेरियल फेल हो रहा है तो मटेरियल के बारे में मेरे को नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसलिए फिर यहाँ पे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आया। अब देखो सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, हीट ट्रांसफर भी हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन सारे सब्जेक्ट को लिखना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि यहाँ जितना तुम ज़्यादा भरोगे, इंटरव्यूअर तुमसे उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा और उतना ज़्यादा तुम्हें फंसा लेगा। तो स्किल्स में दो, कम से कम 2 सब्जेक्ट लिखो, और मैक्स टू मैक्स 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहिए स्किल्स में, सब्जेक्ट के मामले में। फिर अगर तुम टाटा स्टील में जा रहे हो या रिफाइनरी में जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, तो तुमने कहीं इंटर्नशिप वगैरह किया होगा, या उससे रिलेटेड जो भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज है, जैसे बॉयलर, पंप, हीट एक्सचेंजर, इसके बारे में मुझे नॉलेज था। लेकिन इसके अलावा भी तो होते हैं, इसके अलावा भी तो हैं, टरबाइन है इसके अलावा, कंप्रेसर है इसके अलावा, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, फ़ैन है, फ़ैन होते हैं, वल्व्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें भी पूरा नहीं भर के ले जाना है, जो तुम्हें आता है वही लिख कर ले जाओ, वही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए बॉयलर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरा जो इंटर्नशिप था वो मैंने बॉयलर में किया था, थर्मल पावर प्लांट में किया था, वहाँ पे मैंने बॉयलर पे फोकस किया था, तो बॉयलर लिखा। पंप, अब देखो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना, पंप हर एक इंडस्ट्री में पूछा जाता है, कोई भी कंपनी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पंप से वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो मैंने पंप को कंप्लीट कर लिया अपने एंड से कि पंप जरूरी है, पंप को मैं पढ़ के जाऊँगा। फिर आता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का मैंने यूडेमी से एक कोर्स किया था, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज मुझे था। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन, हीट एक्सचेंजर कितने टाइप्स के होते हैं, उसका ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है, मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हीट एक्सचेंजर भी लिखा। लेकिन इससे ज़्यादा फिर मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाता। ठीक है, इसीलिए स्किल्स में सब्जेक्ट क्लियर हो गया,
इक्विपमेंट्स क्लियर हो गया। अब देखो सेफ्टी अवेयरनेस, जब तुम इंटर्नशिप करोगे ना तो वहाँ पे तुम्हें सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में भी बताया जाता है। और मैं बोलूँगा कि सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में पहले से तुम थोड़ा पढ़ के भी जाना, क्योंकि सेफ्टी जब तुम जाओगे इंडस्ट्री में, फिर वहाँ तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, उसमें सबसे पहले सेफ्टी के बारे में ही बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से ग्लव्स पहनने हैं, कौन से हेलमेट लगाना है, पूरा का पूरा इसके ऊपर सेशन होगा। तो सेफ्टी अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सेफ्टी अवेयरनेस को अपने एंड से कंप्लीट करके गया था। फिर आता है सॉफ्टवेयर स्किल। अब जब मैं कॉलेज में था तो मैंने सॉलिड वर्क पे काम किया था। मैंने बहुत सारे पार्ट्स डिज़ाइन किए थे अलग अलग चीज़ों के, तो सॉलिड वर्क्स मुझे आता है। कैनवा भी मुझे आता है, देखो कैनवा में ही मैंने ये रेज्यूमे बनाया है, तो कैनवा भी मुझे आता था। और एम एस वर्ड भी आता है। तो मैंने सॉफ्टवेयर स्किल्स में लिख दिया कि चलो ये तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन पूछा तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो ठीक है। सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन हमेशा लिख के जाओ। कम्युनिकेशन अगर तुम्हारा स्ट्रांग है ना, तो इंटरव्यूअर ऐसे ही तुमसे इंप्रेस हो जाता है। अगर नहीं है स्ट्रांग तो उसे स्ट्रांग करो, और सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन लिख कर ले ही जाओ। तुम टीम वर्क नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, टीम लीडिंग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन आना ही आना चाहिए। मेरे को टीम वर्क अच्छा लगता है, मैं करता हूँ टीम, मैंने टीम को लीड भी किया है, तो मैंने टीम वर्क और टीम लीडिंग भी लिख कर ले गया था। बट कम्युनिकेशन दी मस्ट है। तुम टीम वर्क नहीं लिखो चलेगा, टीम लीडिंग नहीं लिखो चलेगा, बट कम्युनिकेशन लिख कर ले जाओ, ठीक है। इसके बाद है इंटर्नशिप। तो ये जो हिरानमा एनर्जी लिमिटेड है, ये एक हिरानमा एनर्जी लिमिटेड जो है, ये थर्मल पावर प्लांट है। पावर एंड एनर्जी, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, ये थर्मल पावर प्लांट है। देखो मेरा यहाँ पे क्या रोल था स्किल में। जब मैं गया तो मेरा काम था कि सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट कैसे करता है वो समझो, उसके बाद फिर बॉयलर के सेक्शन पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि 28 दिन 7 या 4 वीक का इंटर्नशिप होता है, तो उसमें पूरा प्लांट तो तुम कवर कर नहीं पाओगे ना। तो पूरा प्लांट के वर्किंग को ऑब्जर्व किया, फिर स्पेशली बॉयलर में शिफ्ट हो गया, फिर बॉयलर ऑपरेशन एंड ट्यूब फेल्योर। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसी पे फोकस किया था अपने इंटर्नशिप के टाइम में। तो मैं यहाँ पे लिख गया, और मुझे बॉयलर ऑपरेशन ट्यूब फेल्योर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। और देखो अगर तुम ठीक से देखोगे ना, तो मैं जो जिस अगर मुझे रिलायंस में जॉब मिला, तो वहाँ पे जो हमारा मेरा रोल होगा वो रिलायंस सॉरी वो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन का होगा। देखो मेरा इंटर्नशिप उस रोल से कम्प्लीटली अलाइन करता है। ये मैं प्री प्लान करके गया था कि मुझे जहाँ पे जॉब जॉब चाहिए, उसके लिए किस टाइप का इंटर्नशिप मेरे लिए बेहतर होगा, ये सब प्री प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। इससे मेरा सिलेक्शन का चांसेस और अच्छा ज़्यादा बढ़ गया था। इस टाइप्स के होने चाहिए इंटर्नशिप्स तुम्हारे। फिर आता है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में कॉलेज में तुम्हारा क्या 4 साल का मेजर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होगा, उसका एक लिस्ट होता है। अब उसमें तुम्हें कौन सा मिलता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो लिया था, ये प्रोडक्शन ऑफ ग्रेफीन ऑक्साइड फ्रॉम हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन, ये मैंने लिया था, ये मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है, कॉलेज में मेजर प्रोजेक्ट। 3D प्रिंटिंग, ये है मेरा माइनर प्रोजेक्ट था, और मानव रेसिंग, ये भी मेरा माइनर प्रोजेक्ट ही था। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है ना कि जो तुम्हें मिल रहा है उस वही लेना पड़ेगा, अपने हिसाब से ले नहीं पाओगे। कुछ लड़के पहले ले लेंगे, कुछ लड़के बाद में लेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पूरा का पूरा। इसलिए प्रोजेक्ट को लिख कर ले जाओ। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम ये 3 प्रोजेक्ट लिखो, ठीक है ना। मेरा ये 3 प्रोजेक्ट था, तो मैंने तीन तीन प्रोजेक्ट लिखा था, और मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज था। ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर ने मुझसे इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्वेश्चंस पूछे, लेकिन मुझे फंसा नहीं पाया इसमें, क्योंकि मेरे को नॉलेज था, तो मैं लिख कर ले गया था। अब तुम्हें नॉलेज ना हो, तुम्हें नहीं आता हो, तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोजेक्ट को लिख कर लेकर जाओ, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था कॉलेज में, तुम्हारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट क्या था, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं 3 प्रोजेक्ट हो, एक ही प्रोजेक्ट लेकर जाओ, लेकिन एक मेजर प्रोजेक्ट तुम्हारा रहना चाहिए इंक्लूडेड, और उसके बारे में तुम्हें पूरा नॉलेज होना चाहिए कि तुम प्रोजेक्ट में क्या किए हो, क्या करोगे, उसका फ्यूचर का स्कोप क्या है, जो भी है, इन सारी चीज़ों को अपने एंड से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद प्रोजेक्ट को लेकर जाना, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के बाद सर्टिफिकेट्स। अगर सर्टिफिकेट्स नहीं है तो चलेगा, अगर है तो अच्छी बात है। जैसे मैंने पंप फंडामेंटल्स यूडमी से पढ़ा था, जिसमें मैंने सिलेक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा था, हीट एक्सचेंजर भी पढ़ा था, डिजाइन ऑपरेशन मेंटेनेंस। देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे ना, अगर मेरा सर्टिफिकेट भी है ना, तो वो पंप में है, हीट एक्सचेंजर में है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे स्किल्स में भी इस सेक्शन में देखो बॉयलर और पंप और हीट एक्सचेंजर लिख कर ले गया हूँ, ठीक है। फिर मेरा इंटर्नशिप है यहाँ पे,
देखो इंटर्नशिप में भी बॉयलर ऑपरेशन, ट्यूब फेल्योर है, पूरा का पूरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे अलाइंड है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर रेज्यूमे हुआ कि अगर तुम किसी रिफाइनरी में इंटरव्यू देने जा रहे हो या स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा जो रोल है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का रोल है, ठीक है। अब ऑपरेशन मेंटेनेंस सेलेक्टेड कुछ 7-8 इक्विपमेंट्स होते हैं उसी का होगा, तो उसमें से एटलीस्ट 2-3 को तुम मास्टर कर लो और उसको रिज्यूमे पे लिख के ले जाओ। तो रिज्यू इंटरव्यूअर को लगता है कि नहीं, इसको प्लांट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है और इसको एक फील्ड जॉब ही चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों से इंटरव्यूअर का माइंड क्लियर होता है। फिर ये पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, रिज्यूमे जितना छोटा रखो उतना बेहतर है, ओके। मेरे पास था तो मैं लिख कर गया था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कॉलेज वगैरह में जो इवेंट होता है अगर उसको ऑर्गेनाइज करवाए हो तो वही है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ नहीं है। देखो रिज्यूमे मेरा जो है ये एक ही पेज में ख़त्म हो चुका है, एक पेज से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारा रिज्यूमे भी एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ये तो था मेन स्कीम रिज्यूमे का कि तुम क्या क्या इसमें लिख कर ले जाना है, क्या क्या नहीं लिख कर ले जाना है। अब चलते हैं इसमें पर्सनल डिटेल्स के ऊपर। कई लोग कहते हैं कि फ्रेशर्स को फ़ोटो नहीं रखना चाहिए रिज्यूमे में। मैं बोलता हूँ फ्रेशर्स के पास कुछ ज़्यादा लिखने को है ही नहीं, तो अपना फ़ोटो तो 100% रखो और प्रोफेशनल डिसेंट फ़ोटो ही रखना। फिर इधर आ जाओ, तो यहाँ पे है ये कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या दोगे, कॉन्टैक्ट में अपना नंबर दो, फिर ईमेल आईडी दो। ये मेरा ईमेल है, इस पे चाहो तो तुम कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। लिंक्डइन का प्रोफाइल दो और अपना जो भी एड्रेस है वो एड्रेस दो, ज़रूरी होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना है, सब मोर देन सफिशियंट है ये। फिर अपने एजुकेशंस के बारे में क्लियरली बताओ उन्हें, एजुकेशंस के बारे में, ठीक है ना। कि जैसे ये 2019 मैंने 2019 में 10th पास किया, 2022 में 12th पास किया, स्कूल क्या था लिख कर ले जाना है तुम्हें। मेट्रिकुलेशन मतलब 10th को ही मेट्रिकुलेशन करते, कौन सा बोर्ड का था, परसेंटेज कितना था। फिर आता है 12th का, कौन सा बोर्ड था, परसेंटेज कितना था। फिर आता है बीटेक का, ओके, कौन सा कॉलेज था, तुम्हारा सेशन क्या था 2022, मेरा 2022-26 का सेशन तो मैंने ये लिखा, तुम्हारा कौन सा सेशन था तुम वो लिखोगे। फिर कॉलेज का नाम लिखो, डिग्री कौन सा है वो लिखो, सीजीपीए कितना आया है वो लिखो। फिर आता है पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ लिख दो, जेंडर, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो आता है वही लिखना है, जो नहीं आता है फालतू में मत लिख देना। अगर इंग्लिश नहीं आता है सही से तो ज़रूरी नहीं है इंग्लिश लिखने का, हिंदी ही लिखना, नहीं तो बेकार के उसमें फंस जाओगे। फिर हो सकता है वो इंटरव्यू पूरा का पूरा तुम्हारा इंग्लिश में ही ले, तो वहाँ भी फिर दिक्कत हो सकता है। तो जो आए सिर्फ वही लिखो। हॉबीज़ में जो तुम्हारा हॉबीज है वो लिखो, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैंने ये लिखा, कुकिंग मुझे पसंद है तो भी मैंने ये लिखा। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी मुझे क्रिकेट ही खेलना पसंद है, थोड़ा अच्छा लगता है तो ये लिख दो। दूसरा और तुम्हें कुछ पसंद हो तो वो लिखो, जैसे मुझे रनिंग पसंद है तो मैंने रनिंग लिखा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, ओवरऑल डाटा मिल गया होगा कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाना चाहिए, ओके। और रिज्यूमे कभी भी एक पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये एक ही पेज में ख़त्म हो जाना चाहिए, एक पेज से बाहर एक वर्ड तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा रिज्यूमे देखो, प्रॉपर एक पेज में ख़त्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं इसके बाद से, प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ एक पेज है, उसके बाद कुछ नहीं है। तुम्हारा रिज्यूमे भी एक पेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा रिज्यूमे, तुम मुझसे 1 by 1 रिज्यूमे बनवाना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर अगर ज़रूरत रहे तो मैं तुम्हारा रिज्यूमे 1 to 1 कंप्लीटली कंपनी स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाकर तैयार करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से तुम मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ो और जॉब के लिए प्रिपरेशन करो।